प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल ज्ञानवीर में। जैसा कि हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं नागरिक शास्त्र के बारे में। आज आप लोगों का हिंदी का पेपर था और कल आप लोगों का नागरिक शास्त्र का पेपर है, तो उसी के क्रम में मैं फाइनल रिवीजन क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें काफी संभावित क्वेश्चन है जो आपके फंसने वाले हैं। तो आइए हम उन क्वेश्चन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, सभी बच्चे जानते हैं हमारे 1960, 1961, 1962, 1963। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपका होगा क्या कि 1961। तो 1961 आपका राइट आंसर होगा। अब 61 में क्या ऐसी घटना घटी, तो बर्लिन की दीवार 13 अगस्त 1961 को पूर्वी जर्मनी ने बनाई थी। इसका उद्देश्य पूर्वी जर्मनी के लोगों को पश्चिमी जर्मनी भगाने से रोकना था। यह शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक था। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ठीक है, अगर एक नंबर में या वन लाइनर में अगर आता है तो आप लोग इसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता के लिए कब गिरा दिया गया। तो ये गिराया गया 1989 में। आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगर हम इसको डीपली पढ़ना चाहें तो 9 नवंबर 1989 को जनता के विरोध के कारण बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। यह जर्मनी के एकीकरण और शीत युद्ध के अंत की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, वर्ष 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। तो वो कौन सा था, सोवियत संघ था। कौन सा था, सोवियत संघ था। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके डिस्क्रिप्टिव की, तो आप लोग डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रमुख नेता बनकर उभरा और साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। तो यूरोप के कई देशों में साम्यवादी स्थापित हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर साम्यवादी का संबंध अगर किसी से भी पूछे तभी आप लोग सोवियत संघ को ही लगाने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग सभी जानते हैं आज के समय में भी कि यह पूंजीवादी व्यवस्था का पर विश्वास रखता है। ठीक है, अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक है और जहां निजी स्वामित्व और मुक्त बाजार प्रणाली प्रमुख है। तो आप लोग इसको भी जान लीजिए कि प्रमुख यहाँ पर क्या है, यही प्रणाली है। ठीक है, तो चलिए इसको भी अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है हमारा, वार्सा संधि का अगुवा देश कौन सा था। तो यहाँ पर ये भी आप लोग पहले से ही जानते हैं कि क्या है, सोवियत संघ है। तो 1955 में बनी वार्सा संधि साम्यवादी देशों का सैन्य संगठन था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरी दुनिया के देश के रूप में हम किसको जानते हैं। तो दूसरी दुनिया के देश के रूप में हम समाजवादी देश को जानते हैं। किसको जानते हैं, समाजवादी देश को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, और शीत युद्ध किन 3 भागों में बटा था। तो शीत युद्ध उस समय पर 3 भागों में बटा। प्रथम पूंजीवादी, और द्वितीय किसमें बटा, समाजवादी, और तृतीय विकासशील देशों में बट गया। ठीक है, और सोवियत संघ अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो जनता को आर्थिक आजादी उस समय पर नहीं थी, इसीलिए यहाँ केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था थी जहां व्यक्तिगत आर्थिक व्यवस्था सीमित थी। ठीक है बेटा, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि नाटो संगठन। तो नाटो संगठन है क्या। तो नाटो एक सैन्य संगठन है। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर, तो नाटो जो है 1949 में बना एक सैन्य संगठन है जिसका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा था। ठीक है, अब अगला आता है, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट नीतियां किस देश से संबंधित हैं। तो इसका मतलब, तो सबसे पहले ये किससे संबंधित है ये जरूर याद रखेंगे। तो यह तो सोवियत संघ से संबंधित है, लेकिन इसको मिखाइल गोर्बाचेव ने लागू किया था, जिसका मतलब होता है सुधार करना। ठीक है, सुधार करना क्या एक जो है रूसी भाषा में शब्द है। ठीक है, सोवियत संघ ब्रिटेन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था। तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। और मिखाइल गोर्बाचेव जो है क्या हुआ था, 1991 में इसका विघटन हो गया था। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के प्रमुख नेता का एक नाम याद रख लीजिए। तो आप लोग ये व्लादिमीर मिनिन को जरूर याद कर लीजिए और इनके बारे में भी जान लीजिए।
ये बोल्शेविक पार्टी की स्थापना इन्होंने ही की थी, बोल्शेविक पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। अब सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख कारण में आप लोग याद कर लीजिए, आर्थिक संकट, प्रशासनिक कमजोरी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, इन सभी कारणों से सोवियत संघ का पतन हो गया था। 14 था, किस रॉकेट के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को मदद मिली? तो याद रखेंगे, यह रूस ने यह जो है रॉकेट दी थी जिसका नाम क्या था? क्रायोजेनिक रॉकेट। कभी कभी इसका नाम भी पूछ लेता है, तो आप लोग ये भी जान लीजिए। तो रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन तकनीक प्रदान की जिससे इसरो को प्रगति मिली। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, देखिए, सोवियत संघ कुल कितने गणराज्यों का समूह था? तो कई बार मैंने यह बात बताई है कि यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर देखेंगे तो ये 15, हाँ देखेंगे तो यह 15 गणराज्यों का समूह था। इसमें प्रमुख जरूर याद रखेंगे, रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान। तो इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग। साथ ही साथ देखेंगे 2000, ये सब आए हुए 2023 के क्वेश्चन हैं। और 16 नंबर देखेंगे, इनमें कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद यहाँ पर पूर्व मध्य के संकट नहीं, ये क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो भी तो गलत मिलेगा, वैसे ही ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो और भी जान लीजिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद औपचारिक संघर्ष समाप्त हुआ और नए स्वतंत्र राज्य बने, जैसे कि यूक्रेन वहां से अलग हुआ। ठीक है, और शक्ति संतुलन बना, लेकिन मध्य पूर्व का संकट सीधे परिणाम नहीं था, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगला है, विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता के अंत का कारण क्या था? तो दो ध्रुवीयता के अंत का कारण क्या है? तो हम जान लेते हैं कि सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इन सभी कारणों का द्विध्रुवीय व्यवस्था से समाप्त होने का कारण था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शॉक थेरेपी। तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि शॉक थेरेपी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका पहले तो मतलब क्या होता है कि कभी कभी पूछा जाता है शॉक थेरेपी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कब हुआ था? तो इसका आर्थिक सुधारों की नीति में अचानक निजीकरण और बाजार सुधार लागू किए गए, तो उसी को कहा जाता है, अचानक से लागू करना, उसी को शॉक थेरेपी के अंतर्गत ही रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था। तो सोवियत नेता, आप लोग पहले ही जानते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव ने एशिया को सामूहिक सुरक्षा प्रणाली सुझाव दिया। इसका उद्देश्य था कि एशियाई देश मिलकर शांति बनाए रखें और बाहरी शक्तियों का जो है ये ना करे। तो ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आने वाला है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WTO। तो WTO पहले किससे बना? तो ये GATT का उत्तराधिकारी है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और GATT वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था, जबकि WTO सेवाओं और बौद्धिक संपदा को भी नियंत्रित करता है। इससे वैश्विक व्यापार अधिक संगठित हुआ, इस बात को जरूर याद रखेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूलवासी शब्द। तो मूलवासी शब्द जो है वो किसने प्रयोग किया था और इसका क्या मतलब है? तो याद रखेंगे, भारत में मूलवासी शब्द जनजाति के लिए प्रयुक्त होता है। ये समुदाय ये ऐतिहासिक रूप में जंगलों के पहाड़ी क्षेत्रों में जो निवास करते थे, उनके लिए यह मूलवासी शब्द प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं, किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो आप लोग फिर से याद कर लीजिए, ये आने वाला क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। और ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अहिंसात्मक आंदोलन के क्या थे? नेता थे। आगे अब हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो आगे जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं या राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन भी लाता है, इसीलिए इसे बहुआयामी प्रक्रिया कहा जाता है। तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, समग्र मानवतावाद। तो समग्र मानवतावाद क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय के समग्र मानवतावाद का सिद्धांत
दिया। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि समग्र मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसका सिद्धांत दिया। यह विचारधारा भारतीय संस्कृति पर आधारित विकास मॉडल प्रस्तुत करती है। अगला हम जानेंगे आपातकाल 1975। तो आपातकाल 1975, 25 जून 1975 को भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई। इस दौरान नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप वृद्धि अगर लिख करके आ जाए तब भी आप लोग यही उत्तर लिखने वाले हैं। हिंदी में इसका मतलब ही होता है। तो यह ग्रीन हाउस गैसेस की वृद्धि और पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि ओजोन जो परत है उसका क्षरण हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लोग जरूर रट लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके कारण हिमनद पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। यानी जब गर्मी बढ़ रही है तो बर्फ पिघल रही है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं उन्हीं को हिंदी में हिमनद कहते हैं, वो पिघल रहे हैं। ठीक है। और ये साथ ही साथ ये भी है कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि 1987 में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, इसमें टिकाऊ विकास की अवधारणा दी गई। यानी टिकाऊ विकास की अवधारणा कहाँ पर दी गई, तो ये भी याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग द्वारा इसकी रिपोर्ट दी गई। ठीक है। जिसमें क्या कहा गया कि हमें विकास का टिकाऊ मतलब जो है होना जरूरी है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं चल पाएगी। आगे है रजाकार। तो रजाकार क्या है? हैदराबाद में निजाम समर्थन तो जब मैंने आप लोगों को प्री बोर्ड का कराया था तब भी आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो जान लीजिए रजाकार क्या है। रजाकार है हैदराबाद में निजाम समर्थक सशस्त्र गठबंधन जो भारत में विलय का विरोध कर रहा था। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि मैं ठीक जो है 8 बजे आप लोगों के समक्ष लाइव आने वाला हूँ। आप लोग उस समय पे चैनल को हमारे लाइव जरूर देखिए। उसमें जो भी डाउट हो आप सीधे हमसे बात भी कर सकते हैं। उस समय पे मैं थोड़ी देर ये समझ लीजिए आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जानकारी वहां पर देने वाला हूं। तो आप लोग 8 बजे हो सके तो लाइव भी आ जाइएगा, नहीं तो आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि कल दोपहर से आप लोगों का नागरिक शास्त्र का पेपर होने वाला है। आगे देखेंगे मंडल आयोग। मंडल आयोग क्या था? तो मंडल आयोग 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित आयोग। इसमें पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। फिर है 1967 का चुनाव। राजनीतिक भूकंप क्यों? ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ये मत समझिएगा कि सिर्फ सीधे ही आएंगे। आपकी राय भी पूछेगा, ऐसे में आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन सही होगा। 1967 के चुनाव में कांग्रेस की कई राज्यों में हार मिली। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें भी बनी। तो आप लोग इसके साथ साथ क्या हुआ कि गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई, जिसे एनडीए कहा जाता है। ठीक है। तथा क्षेत्रीय दलों का क्या हुआ? उदय यहाँ पर हुआ। तो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, इसीलिए इसे राजनीतिक भूकंप कहा गया। इसीलिए इसे क्या कहा गया? राजनीतिक भूकंप कहा गया। और ही साथ हम लोग जानने वाले हैं कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, इसे मैं बोल्ड करना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसको देख लीजिए कि आनंद साहिब प्रस्ताव क्या है। तो 1973 में अकाली दल द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसकी प्रमुख मांगे क्या थी कि राज्य को अधिक स्वायत्तता मतलब उसे प्रमुख रूप से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात करता है अगर कोई, तो सिख पहचान की सुरक्षा के लिए बात की गई तथा यह केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव की मांग कर रहा था। ठीक है। अब आइए हम चलते हैं वैश्विक आतंकवाद। ठीक है। तो वैश्विक आतंकवाद एक गंभीर चुनौती, इसके बारे में आप लोगों को अगर अपनी राय लिखने के लिए आ जाए तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि आतंकवाद हमारे लिए कितना खतरनाक है। आतंकवाद आज अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या बना हुआ है बेटा? खतरा बना हुआ है। ठीक है। 9/11 जो आपके अमेरिका में घटी, 26/11 जो आपके मुंबई में घटी, जैसी घटनाएं वैश्विक को मुद्दा बना दिया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इसका प्रभाव है आर्थिक अस्थिरता, मानवाधिकारों का उल्लंघन और क्षेत्रीय असुरक्षा।
ठीक है, तो ये है वैश्विक आतंकवाद यानी विश्व में आतंकवाद के बारे में। फिर आइए देखते हैं यूरोपीय संघ एक जो है सफल क्षेत्रीय संगठन के बारे में अगर आपको लिखने को आ जाए तो आप यूरोपीय संघ के बारे में भी लिख सकते हैं। ये यूरोपीय संघ के बारे में ही पूछ ले तो सबसे पहले इसका प्रमुख क्या कारण था इसकी सफलता का, तो इसकी सफलता का प्रमुख कारण क्या है कि साझा बाजार, ठीक है, बाजार को साझा किया गया और साझा मुद्रा यानी एक ही मुद्रा पूरे यूरोप में चलती है, ठीक है, और साथ ही यूरोपीय संघ में वो है यूरो। तो यूरोपीय संघ की अगर मुद्रा आ जाए आपके लिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूरो, जरूर याद रखेंगे यूरो, ठीक है, यूरो आप लोग भूलने वाले नहीं है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ मजबूत संस्थाएं, ठीक है, और राजनीतिक स्थिरता, ठीक है, तो मजबूत संस्थाएं, राजनीतिक स्थिरता यह क्षेत्रीय एकीकरण का सफल उदाहरण है। भारत ने एनपीटी हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, तो ये क्या है भाई, इसके बारे में आइए जानते हैं। भारत ने एनपीटी के भेदभाव पूर्ण माना तथा 1967 में परमाणु शक्ति रखने वाले संघ को मान्यता देती है जबकि अन्य देशों को प्रतिबंधित करती। इसलिए भारत का दृष्टिकोण क्या है कि सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण किया जाए, यानी सभी को कोशिश की जाए कि उनके पास जब अधिकार ज्यादा से ज्यादा हथियार नहीं होंगे तो वह युद्ध के बारे में देश नहीं सोच सकेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, मानवता का सिद्धांत दिया तथा पहले उपयोग न करने की नीति भी भारत ने अपनाई है, ठीक है। तो 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भी भारत ने जिम्मेदार शक्ति के रूप में व्यवहार किया जबकि भारत खुद परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अगला है सोवियत संघ का विघटन, तो 1991 में इसका विघटन हुआ। तो अगर इसके कारण लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग कारण क्या लिखेंगे, तो कारण में लिखेंगे आर्थिक संकट क्या है, तो और दूसरा है राजनीतिक असंतोष, ठीक है, और शीत युद्ध का दबाव, गोबर्चेव की नीति जिसे हम लोग पहले से पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्त नीतियों के सुधार लाने की असफल रही, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं यूएनओ क्या है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई बेटा, तो आप लोगों को पता है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, जिसके बाद विश्व में शांति बनाए रखने की बात की गई। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य देश हैं, ठीक है। यूएनओ का उद्देश्य क्या है, तो विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना, देशों में के बीच युद्ध रोकना, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग करना व मानव अधिकारों की रक्षा करना। एक बात बेटा आप लोग नहीं बोलेंगे कि आज जो है 8 बजे मैं सीधे इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव आने वाला हूं, तो आप लोग जरूर जुड़े। कितने बजे, तो 8 बजे शाम को आप लोग आराम से नाश्ता पानी करके खाना पीना खा करके कुछ समय मेरे साथ दीजिएगा जिसमें हम लोग अच्छी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इनके जो है प्रमुख उद्देश्य हम लोग पढ़ते हैं। प्रमुख उद्देश्य देश के बीच युद्ध रोकना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच में सहयोग करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, सभी लोगों के लिए समान अधिकार और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, देशों के बीच भाईचारा और सम्मान की भावना को बढ़ाना। तो जो प्यारे बच्चे हमारे पहले से पढ़ चुके हैं वो सब अच्छे से जानते हैं, जो नहीं पढ़े वो भी आज जान लें। आपको पेपर में एकदम हूबहू ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है। तो अब देखते हैं यूएनओ के प्रमुख अंग क्या है। तो यूएनओ के प्रमुख अंग क्या है, तो इसके कुल अंग की अगर संख्या पूछी जाए तो हमेशा याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कितने अंग है, तो वह 6 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं ये उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है महासभा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, महासभा। महासभा का काम क्या है, तो यह सभी सदस्य देशों में शामिल होते हैं। प्रत्येक देश का एक वोट होता है, महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा करना या निर्णय लेना इसका काम होता है। फिर अगला हम देखेंगे सुरक्षा परिषद। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कुल सदस्य कितने हैं, 15 हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी देश कौन कौन से हैं, तो यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। मैंने पहले इसके लिए बताया था
ठीक है, कि आप लोग इसको याद कर लीजिए। याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई थी, तो आप लोग अभी भी याद करिए। यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, अगला जो है हमारा यहाँ पर इसका जो है अंग प्रमुख क्या है, तो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति, जिसे ECOCOC भी कहा जाता है, यानी आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े कार्य करने के लिए। ठीक है, चौथा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है, कहाँ है इसका जो है वो कहाँ है, तो ये हेंग में। कहाँ है, हेंग में, नीदरलैंड में यह स्थान है जहाँ पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बना हुआ है। खूब पूछा जाता है, और देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान कराना। तो यह काम किसका है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। और इसमें अगला है सेक्रेटरिएट, यानी कि सचिवालय। सचिवालय क्या है, प्रशासनिक कार्य करता है। इसका प्रमुख महासचिव कहलाता है। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस। आप लोग याद रखिएगा, एंटोनियो गुटरेस आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है न्याय परिषद, यानी ट्रस्टीशिप। तो इसका क्या है, उपनिवेशों को स्वतंत्र बनाने के लिए कार्य करता था। वर्तमान में निष्क्रिय है, यह भी काम नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पर हमारे ये आज के नोट समाप्त होते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, तो आपके पास जो भी सीरीज है उससे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। साथ ही साथ 8 बजे शाम को आप लोग लाइव आना ना भूलें। ठीक है, आपको इसी चैनल पर ही मिल जाएगा जब मैं लाइव आऊंगा। तो 8 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ। आप मेरे साथ 1 घंटे की पढ़ाई अच्छे से करिएगा, जिसमें हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। उम्मीद है आप सब लोग पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे।